Let's start with today's class. A very good evening to all of you. Section 34 से मैं स्टार्ट करूँ. Section 34 बहुत important section है जिसे हम commonly common intention word या के नाम से जानते हैं. तो बहुत important section है ये. चाहे आप प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें या फिर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें, बहुत इंपॉर्टेंट. और सेक्शन 34 ऑफ इंडियन पिनल कोड जो है, इसे कोरिलेशन के हिसाब से आप इसे सेक्शन 35 से, सेक्शन 38 से, सेक्शन 120A से और सेक्शन 149 से, इनसे कोरिलेशन करके भी इसे पढ़ा जाना चाहिए. लाइक सेक्शन 34 बताता है कॉमन इंटेंशन, सेक्शन 35 बताता है सिमिलर इंटेंशन. अब ये दोनों सेम से हो गए तो इनके बीच में डिफरेंस हमारे माइंड में क्लियर रहना चाहिए. सेक्शन 120A वो बताता है रिगार्डिंग क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. तो वहाँ पे भी यही होता है कि पहले कॉन्स्पिरेसी होती है और फिर उसको एक्ट को परफॉर्म किया जाता है उसी कॉन्स्पिरेसी के थ्रू. यहाँ पे भी यही बात आ रही है कि पहले प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स होती है और उसके बाद में उसका एक्ट परफॉर्म होता है. तो सेक्शन यहाँ पे सेक्शन 34 120 इन दोनों में 120A इन दोनों में भी डिफरेंस हमारे माइंड में क्लियर रहना चाहिए. और फिर सेक्शन 149 जो कि आपका अनलॉफुल असेंबली से डील करता है, वो भी आपको इससे कोरिलेट करके पढ़ना चाहिए. खैर, आज तो हम अभी इसको सीक्वेंस में ले रहे हैं. तो सेक्शन 34 को मैं आपको ब्रीफ करता हूँ. एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्सन्स. अभी पहले तो बेयर एक्ट लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ, उसके बाद मैंने एसेंशियल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं. एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन. इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन सेक्शन 34 इसके बारे में बताता है. तो पहली बात तो एक्ट होना चाहिए और वो एक्ट अकेला पर्सन ना करे, सेवरल पर्सन ने किया होना चाहिए. और वो जो एक्ट हुआ है वो इन फर्दरेंस होना चाहिए, इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन. यानी पहले कॉमन इंटेंशन क्रिएट की गई हो और उसके बाद में उस एक्ट को परफॉर्म किया गया हो. ये बात ही कहना चाह रहा है. देखिए क्या लिखा है. व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन, व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन्स. तो सबसे पहला वर्ड तो आ जाता है एक्ट डन, एक्ट इज डन. दूसरा आ जाता है सेवरल पर्सन. सेवरल पर्सन का मतलब कम से कम एक से ज़्यादा हो. एक से ज़्यादा तो ऑब्वियसली 1.5 पौने 2 तो होंगे नहीं, 2 3 इसी तरह से होंगे. देन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन. इन फर्दरेंस का मतलब है कि बाद में किया गया हुआ एक्ट और उससे पहले क्या हो, उससे पहले कॉमन इंटेंशन क्रिएट हुई हो. ऑल ईच ऑफ सच पर्सन्स इज लाइबल. यानी कि 4 लोग थे तो वो चारों लाइबल होंगे, चाहे उस 4 में से किसी एक ने ही एक्ट परफॉर्म किया. 4 फ्रेंड्स ने घर पे बैठ के मिलके एक प्लान बनाया कि कल हम जाके बैंक में रॉबरी करेंगे. चारों गए. अगले दिन एक फ्रेंड कार में ही बैठा रहा, कार को स्टार्ट करके बैठा रहा, जैसे आए वो और मैं लेके सारा सामान हम लोग निकल पड़े. दूसरा फ्रेंड बैंक के दरवाजे पे रुक गया कि इस दरमियान कोई भी अंदर आए जाए ना. और बाकी के 2 अंदर गए और अंदर जो गए उसमें से एक ने तो सारा सामान बैग में भरा और जो एक था वो सबको नजर रख रहा था कि ये सब कोई बंदूक दिखा के. यानी कि चारों के एक्ट्स तो अलग थे, चारों ने अलग अलग डिफरेंट एक्ट्स किए. लेकिन क्योंकि इनका प्री मीटिंग ऑफ माइंड्स हो गया था, क्योंकि इन्होंने पहले एक कॉमन इंटेंशन क्रिएट कर लिया था, तो डिफरेंट एक्ट्स करने के बावजूद भी इनके ऊपर जो चार्जेस लगेंगे वो लगेंगे रॉबरी के. और रॉबरी को विद सेक्शन 34 रीड किया जाएगा. तो यानी कि जो पर्सन कार में बैठा हुआ था वो इस बात का डिफेंस नहीं ले सकता कि मैं तो बैंक के अंदर गया नहीं, मैंने तो बैंक में से कोई चोरी की नहीं, तो आप मुझे कैसे रॉबरी के लिए चार्ज कर सकते हैं. तो क्योंकि पहले इन्होंने एक कॉमन इंटेंशन क्रिएट कर ली थी आपस में, प्री मीटिंग ऑफ माइंड्स इन्होंने क्रिएट कर लिया था. तो इस वजह प्रायर प्लानिंग किया था. तो इस वजह से जिसने वो एक्ट परफॉर्म नहीं किया, कार में बैठे हुए पर्सन ने, दरवाजे पे खड़े हुए पर्सन ने जो रॉबरी का एक्ट परफॉर्म नहीं किया, तो भी उन्हें उस एक्ट के लिए लायबल माना जाएगा. ये वर्ड लिखा है ईच ऑफ सच पर्सन इज लायबल. ईच फॉर दैट एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ इट वर डन बाय हिम अलोन. जैसे कि उसने वो अकेले ही किया होता, इस तरह से माना जाएगा. इसके एसेंशियल्स मेरा ख्याल है आप लोगों के माइंड में क्लियर हो चुके होंगे. सबसे पहला आता है देयर मस्ट बी 2 और मोर पर्सन्स. 2 और मोर होने चाहिए. एक अकेला है तो उस पर 34 की जरूरत नहीं होगी. सेकेंडली कॉमन इंटेंशन टू कमिट एन ऑफेंस. ऑफेंस कमिट करने के लिए
उन सब के बीच में एक कॉमन इंटेंशन होना चाहिए। देयर मस्ट बी प्रायर कंसेंट और प्री अरेंज्ड प्लान, पहले से बैठ के उन्होंने एक प्लान बनाया हो, प्लानिंग किया हो, और आपस में एक दूसरे से कंसेंट भी ली हो। इसमें एक अच्छा क्वेश्चन अराइज होता है, कई बार पूछते हैं बच्चे कि अगर 4 फ्रेंड्स हैं, चारों मिलके कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, बैठ के कोई प्लानिंग कर रहे हैं, और 3 उस एक प्लान रखता है, 2 उसमें कंसेंट दे देते हैं और चौथा चुप रह जाता है, तो क्या उसकी कंसेंट भी मानी जाएगी क्या? तो आप बताएं, आप लोग चैट बॉक्स में बताएं। ये जो मैंने सिचुएशन दी कि 4 फ्रेंड्स हैं मिलके आपस में, उन्होंने, एक फ्रेंड ने प्लानिंग रखा कि भी हम इस तरह से कल चोरी करेंगे, और उसमें से 2 ने अपनी कंसेंट दी, हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं बंदूक लेके आ जाऊंगा, मैं कार लेके आ जाऊंगा, करेंगे। और जो फोर्थ था वो कुछ बोला नहीं, चुपचाप रहा, लेकिन हाँ अगले दिन साथ में तो वो भी गया। तो क्या ये जो फोर्थ पर्सन था, इसकी कंसेंट मानी जाएगी? क्या ये माना जाएगा कि इसने भी अपनी कंसेंट दी है, या उसकी कंसेंट नहीं मानी जाएगी? अभिषेक ने कहा है कि यस, कंसेंट मानी जाएगी। माही, मोहिनी, रिचा सब कह रहे हैं यस, ठीक है। तो इस ये जो कंसेंट थी, आपका आंसर सबका करेक्ट है। ये जो फोर्थ पर्सन था जो चुप रहा था, इसकी कंसेंट को हम इम्प्लाइड कंसेंट मानेंगे। साइलेंट रहना इम्प्लाइड कंसेंट में आता है। एक तो एक्सप्रेस कंसेंट होती है कि यस बोल के और हाथ ऊपर कर दें, और बाकी जो चुप रहा है तो उसकी कंसेंट को, साइलेंट कंसेंट को इम्प्लाइड कंसेंट में कवर किया जाता है। ठीक है। फिर आती है फोर्थ, इसका इंग्रेडिएंट आता है देयर मस्ट बी प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स। उनके सबके माइंड में कनेक्शन होना चाहिए, कनेक्टिविटी होनी चाहिए। इसके लिए मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। मान लीजिए ए, बी एंड सी, ये 3 पर्सन है। ए बी को नहीं जानता, बी सी को नहीं जानता, तीनों आपस में कभी नहीं मिले, लेकिन इन तीनों की, है ना, सिचुएशन समझना आप। ए, बी और सी, 3 जो पर्सन हैं, ये एक दूसरे को नहीं जानते, एक दूसरे से बिल्कुल अनअवेयर हैं, लेकिन इन तीनों की एक मिस्टर एक्स है, उससे दुश्मनी है। और इन तीनों की इतनी भयंकर दुश्मनी है कि तीनों चाहते हैं कि हम एक्स का मर्डर कर दें। इतना ज़्यादा ये एक्स से चिढ़ते हैं, लेकिन ये तीनों आपस में एक दूसरे को नहीं जानते। तीनों के माइंड में क्या इंटेंशन है? मर्डर करने की इंटेंशन है। क्या आप इसे कॉमन इंटेंशन कह सकते हैं? क्या आप इसे प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स कह सकते हैं? जबकि तीनों के माइंड में सेम इंटेंशन है, तीनों चाहते हैं कि एक्स का मर्डर करें, लेकिन ए, बी और सी तीनों आपस में एक दूसरे से कभी मिले नहीं, आपस में कभी बैठ के इन्होंने प्री अरेंज प्लान नहीं बनाया। तीनों के माइंड में सेम इंटेंशन तो है, लेकिन इनका क्योंकि मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं है, इनके माइंड में कनेक्शन नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, तो इसलिए हम इनकी जो इंटेंशन है उसको हम सिमिलर इंटेंशन कहेंगे, कॉमन इंटेंशन नहीं कहेंगे। आई रिपीट, ए, बी और सी तीनों के माइंड में जो इंटेंशन है एक्स को मर्डर करने की, उसे हम सिमिलर इंटेंशन कहेंगे, जो कि सेक्शन 35 से कवर होता है। हम इसे कॉमन इंटेंशन नहीं कहेंगे। आई होप सबको क्लियर हो रहा है माइंड में। ठीक है। तो जो कॉमन इंटेंशन वर्ड है, कॉमन इंटेंशन के लिए प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स, ये चीज इंपॉर्टेंट रहता है कि उस उनमें प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट था। और फिफ्थ आता है पार्टिसिपेशन इन कमीशन ऑफ द ऑफेंस। ऑफेंस के कमीशन में सभी का पार्टिसिपेशन रहना चाहिए, एक्सप्रेस या इम्प्लाइड। चाहे वो कार में बैठा हुआ रहा, चाहे गेट पे खड़ा हुआ रहा, चाहे अंदर जाके रॉबरी किया, सबका पार्टिसिपेशन किसी भी तरीके से हो, लेकिन पार्टिसिपेशन सबका रहना चाहिए। ये 5 मेन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं फॉर सेक्शन 34। और इसके अलावा मैं एक और पॉइंट आप लोगों को बताना चाहूँगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 34 के लिए, दैट सेक्शन 34 इज अ रूल ऑफ लॉ। Section 34 is a rule of law and it does not specify any punishment. ये इंपॉर्टेंट बात है, तो इसको हमेशा याद रखिएगा आप लोग। इसको ऊपर रख देते हैं। सेक्शन 34 जो है वो रूल ऑफ लॉ है। इट इज नॉट रूल ऑफ लॉ कह सकते हैं आप, रूल ऑफ एविडेंस कह सकते हैं, लेकिन इसको कहीं पे भी ये किसी तरह का ऑफेंस क्रिएट नहीं करता, अपने आप में ये किसी तरह की लाइबिलिटी क्रिएट नहीं कर रहा है। जैसे अगर हम बात करें अनलॉफुल असेंबली की, तो अनलॉफुल असेंबली क्रिएट करना अपने आप में खुद एक ऑफेंस है, लेकिन सेक्शन 34 अपने आप में कोई ऑफेंस नहीं है। सेक्शन 34 सिर्फ एक रूल ऑफ लॉ है, एक प्रिंसिपल है, जिसे दूसरे सेक्शंस के साथ में कनेक्ट करके और ऑफेंस क्रिएट किया जाता है।
सपोज 302 के साथ 30 मर्डर का किसी के ऊपर चार्ज लगा रहे हैं तो 302 रेड विद सेक्शन 34। अगर किसी के ऊपर ग्रीवियस हर्ट का चार्ज लगा रहे हैं हम तो सेक्शन 326 रेड विद सेक्शन 34। ये हमेशा दूसरे ऑफेंसिव जो पनिशमेंट वाले जो सेक्शंस हैं, जो ऑफेंसिव सेक्शंस हैं, उनके साथ कनेक्ट करके इसको पढ़ा जाता है। ये अपने आप में कोई लाइबिलिटी, ये अपने आप में कोई पनिशमेंट स्पेसिफाई नहीं कर रहा है। इट इज जस्ट अ रूल ऑफ लॉ। ठीक है, आई होप सेक्शन 34 सभी के माइंड में अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। किसी के माइंड में कोई भी कंफ्यूजन, कोई डाउट लगे तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेक्शन 34 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप देखें और मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग इसमें आंसर करें, चाहे सही दें आंसर या गलत दें, कोई दिक्कत नहीं है। आपके माइंड में जो भी स्ट्राइक करता है आप सब लोग चैट बॉक्स में जरूर से अपना ओपिनियन रखें। यह क्वेश्चन उत्तराखंड जुडिशियल एग्जामिनेशन में 2019 में पूछा गया था। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द सेक्शन 34 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है हमें, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज क्रिमिनल एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन। सेकंड ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन नंबर बी, इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। ऑप्शन नंबर सी, मीटिंग ऑफ द माइंड्स ऑफ दोज हु इन्वॉल्व्ड इन द क्राइम, उनका मीटिंग ऑफ माइंड्स है। और फोर्थ दे रखा है सिमिलर इंटेंशन ऑफ दोज हु इन्वॉल्व्ड इन द क्राइम। तो आपको ये बताना है कि इन में से कौन सा सेक्शन 34 का इंग्रेडिएंट नहीं है, नॉट वर्ड ये बोल रहा है। रिचा ने आंसर दिया है, बाकी लोग भी अपना ओपिनियन रखें। रिचा, अभिषेक, जो भी आपके माइंड में स्ट्राइक कर रहा है, आप जस्ट इंग्रेडिएंट्स को रिकॉल करें। अभी अभी मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स ही आपको पढ़ाए। सेक्शन 34 के विधि का क्या भी आंसर आया है। ऊपर हमने 5 इंग्रेडिएंट्स पढ़े हैं ना, सभी का आंसर करेक्ट आ रहा है, वेरी गुड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिस इज नॉट द इंग्रेडिएंट ऑफ सेक्शन 34। सिमिलर इंटेंशन जो सेक्शन 35 में आता है, सेक्शन 34 में नहीं आता है। सेक्शन 34 में क्या आता है, सेक्शन 34 में कॉमन इंटेंशन आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, आप लोगों को आंसर जब सही आता है तो ये क्लियर हो जाता है कि हाँ, मतलब खुशी होती है कि आप लोगों को टॉपिक क्लियर हो रहा है माइंड में। एक और क्वेश्चन है, ये भी उत्तराखंड जुडिशियल एग्जामिनेशन में पूछा गया था, 2014 में क्वेश्चन आया था। देखें आप, कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन, ये जो है कॉमन इंटेंशन सिमिलर इंटेंशन, मैंने भी आपको थोड़ा डिफरेंशिएट भी किया, डिस्टिंग्विश भी करके बताया। वाज डिस्टिंग्विश्ड इन द फेमस केस ऑफ, ये कौन से केस में इसको सुप्रीम कोर्ट ने इसका जस्टिफिकेशन दिया था, इसका डिफरेंशिएशन दिया था, डिस्टिंग्विश किया था इसको। तो सबसे पहला केस है बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर, 1925 का ये केस है। महबूब शाह वर्सेस एम्परर, 1943 का ये केस है। कृपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 1954। ऋषभ देव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 1955। तो आप बताएं कि अभिषेक ने आंसर दिया। अभिषेक, अभी इसी के लिए दिया क्या आपने आंसर? बताएं, आप सभी लोग रिप्लाई करें। आप सब लोग बताएं कि इस क्वेश्चन में कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपने जजमेंट में डिस्टिंक्शन प्रोवाइड किया था कि कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन दो अलग अलग बातें हैं, ये कौन से केस में लिखा गया था। तो अभिषेक ने बताया है ऑप्शन नंबर बी। बाकी लोग भी आप लोग बताएं। मेरा ख्याल है कि इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा नॉलेज कम होगी कि केस लॉस जहाँ आ जाते हैं तो हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन के स्टेज में चले जाते हैं। रिचा सेड ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, और लोग कुछ भी अगर स्ट्राइक कर रहा है माइंड में तो ठीक है, ठीक है, चलिए मैं इसका बताता हूँ। इसका देखिए करेक्ट आंसर जो है वो है महबूब शाह वर्सेस एम्परर। मैं इस केस के फैक्ट्स भी अभी आप लोगों को गाइड करूंगा। महबूब शाह वर्सेस एम्परर में क्या केस वगैरह, क्या फैक्ट्स हैं, वो मैं आपको अभी थोड़ा सा बताऊंगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन के बीच में जो डिस्टिंक्शन प्रोवाइड किया था वो महबूब शाह वर्सेस एम्परर वाले केस में किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है महबूब शाह वर्सेस एम्परर। ये एक लीडिंग केस लॉ है और बहुत अच्छी बात है कि अभिषेक ने इमीडिएटली इसका आंसर किया, तो डेफिनेटली इसने पढ़ रखा होगा। और मैं चाहूंगा कि इसको आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। सिमिलर इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन का जो डिस्टिंक्शन किया गया था और सिमिलर इंटेंशन को डिफाइन किया गया था जो पर्टिकुलरली, वो महबूब शाह वर्सेस एम्परर के केस में ही किया गया था। और बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर वाला जो केस है ना, ये सेक्शन 34 का एक लीडिंग केस है। फर्स्ट ऑप्शन जो यहाँ पे लिखा हुआ है बरेंद्र कुमार घोष
वर्सेस किंग एम्परर, इसे आप सेक्शन 34 के साथ में पढ़ सकते हैं। सेक्शन 34 यानी कि कॉमन इंटेंशन वाला जो है ना, उसके लिए एक लीडिंग केस लॉ है। ये चीज आप लोग सब जने याद रखेगा, चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं इसको कहीं पे भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ में आप लोगों को सिमिलर इंटेंशन यानी सेक्शन 35 के बारे में भी एक ब्रीफ देते हुए और फिर आगे बढ़ता हूँ इसमें। देखिए सेक्शन 35 जो डिफाइन करता है वो है when such an act is criminal by reason of its being done with a criminal knowledge or intention, यानी इंटेंशन है और नॉलेज भी है, लेकिन कनेक्टिविटी नहीं है माइंड्स में, है ना। मैंने एग्जांपल आपको दिया था, ए बी और सी तीनों एक्स का मर्डर करना चाहते हैं, लेकिन ए बी और सी आपस में एक दूसरे को न तो जानते हैं, और अगर जानते भी हैं तो भी उनमें ये कॉमन इंटेंशन उन्होंने पहले से प्री मीटिंग ऑफ माइंड नहीं किया था कि हम जाके और उसका एक्स का मर्डर करेंगे, ऐसा मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं था उनमें, ठीक है। तो वो आ जाता है फिर सिमिलर इंटेंशन को। हालांकि वर्ड सिमिलर इंटेंशन इसमें लिखा हुआ कहीं नहीं है, लेकिन सेक्शन 35 ही सिमिलर इंटेंशन को डिफाइन करता है। देखिए क्या लिखा है, whenever an act which is criminal only by the reason of its being done with a criminal knowledge or intention, ये जो एक्ट किया गया है ये क्रिमिनल है। ये क्रिमिनल एक्ट क्यों है? क्योंकि इस एक्ट को किया जाना क्रिमिनल, हमें नॉलेज में है कि हम जो कर रहे हैं ये क्रिमिनल एक्ट है और हमारी इंटेंशन भी उस एक्ट को करने की। ऐसी सिचुएशन में इज डन बाय सेवरल पर्सन्स, और ये जो एक्ट किया गया वो अलग अलग पर्सन से किया गया, सेवरल पर्सन से। ईच ऑफ सच पर्सन who joins in the act with such knowledge or intention is liable for the act in the same manner as if the act were done by him alone with that knowledge or intention। तो उस नॉलेज और इंटेंशन के साथ अगर किया जाता है तब तो उनको सबको पनिशमेंट दिया जाएगा। लेकिन अब बात ही आ जाती है, इसी को इंटरप्रिटेशन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, जो मैंने केस लॉ आपको बताया महबूब शाह वर्सेस एम्परर वाला, उसी का इंटरप्रिटेशन यहाँ पे दिया गया था कि ईच ऑफ सच पर्सन हु जॉइंस इन द एक्ट विद सच नॉलेज और इंटेंशन इज लायबल फॉर द एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ द एक्ट वर डन बाय हिम अलोन। जैसा जैसा वो अकेले अकेले एक्ट करते जा रहे हैं उसके हिसाब से वो पनिशमेंट उनको मिलेगा, ठीक है। इसको केस लॉ के फैक्ट में आपको बताता हूँ, उससे और आपके क्लियर हो जाएगा माइंड में। ये जो केस था महबूब शाह वर्सेस एम्परर, तो इसमें केस के फैक्ट्स इस तरह से हैं कि अल्लादाद एंड हमीदुल्लाह, ये दो पर्सन थे, went for cutting weeds growing on the banks of Indus River। ये इंडस रिवर के किनारे जो भी झाड़ियाँ वगैरह थी या उसको रेचका वगैरह काटने के लिए गए, अल्लादाद और हमीदुल्लाह। मोहम्मद शाह warned them against collecting weeds from land belonging to him। और मोहम्मद शाह वहाँ पे आया और बोला भी ये ज़मीन तो मेरी है, इस ज़मीन से आप ये सारा ये फसल वगैरह काट के नहीं ले जा सकते, आप ये नहीं कर सकते, ठीक है। उसने उसको उनको वार्न किया। तो ये उसके बाद में वो हो सकता है वहाँ से जा रहे होंगे, या हो सकता है उसकी बात नहीं सुनी हो तो फिर भी वहाँ से फसल काट के ले जा रहे होंगे, ऐसा कुछ भी। व्हेन अल्लादाद एंड हमीदुल्लाह वर रिटर्निंग, तो फिर वो वहाँ से जब रिटर्न हो रहे थे, दे वर ऑब्स्ट्रक्टेड बाय गुलाम शाह नेफ्यू ऑफ मोहम्मद शाह। तो जब वो वहाँ से फिर जा रहे थे उसने उनको वार्निंग दे दिया मोहम्मद शाह ने। तो मोहम्मद शाह ने जब वार्निंग दे दिया तो वो लोग क्या कर रहे थे, रिटर्न हो रहे थे। और जब रिटर्न हो रहे थे तो मोहम्मद शाह जो था, मोहम्मद शाह का नेफ्यू था, उसने उनको क्या किया, उसने उनको थ्रेट किया, ऑब्स्ट्रक्ट किया। पहले तो रास्ते में उनको रोका, ठीक है, गुलाम शाह ने उनको रोका। गुलाम शाह ने रोका, क्यों रोका? मोहम्मद शाह के नेफ्यू ने, भांजे ने उनको रोका। देयर वॉज अ क्वारल बिटवीन देम, और फिर रोक के कुछ कहा सुनी हुई होगी तो आपस में लड़ाई झगड़ा होने लगा। जैसे लड़ाई झगड़ा होने लगा तो गुलाम शाह ने क्या किया, आवाज देके हेल्प के लिए कॉल किया। गुलाम शाह कॉल्ड फॉर हेल्प, उसने आवाज देके अपने और साथी लोगों को बुलाना चाहा। जैसे ही उसने आवाज देके बुलाया तो वहां पे दो पर्सन उसकी मदद के लिए आए, गुलाम शाह की मदद के लिए दो पर्सन वहां पे आए। पहला वली शाह और दूसरा महबूब शाह, ये दोनों वहां पे आए। आके और दोनों ने फायर किया, गोली चलाई। वली शाह और महबूब शाह दोनों आए, दोनों ने आके गोली चलाई
तो जब वली शाह केम फॉर हेल्प एंड वली शाह फायर्ड एट अल्लादाद, वली शाह ने तो अल्लादाद के ऊपर गोली चलाई और इमीडिएटली अल्लादाद की वहां पे डेथ हो गई। महबूब शाह फायर्ड एट हमीदुल्ला एंड कॉज्ड इंजरी, महबूब शाह ने भी गोली चलाई, फायर किया हमीदुल्ला की तरफ, लेकिन हमीदुल्ला की डेथ नहीं हुई, उसको सिर्फ इंजरी कॉज हुई। तो अब पहले तो क्या हुआ, ट्रायल कोर्ट ने क्या कहा, ट्रायल कोर्ट ने कहा कि भी इन दोनों, वली शाह की तो डेथ हो गई और महबूब, एक मिनट रुकिए आप, नहीं, वहां पे ये हुआ कि अब्दुल अल्लाह दाद की तो डेथ हो गई और हमीदुल्ला जो कि इंजर हुआ, ये फाइनली बात आ रही थी। जो गोली, दोनों ने गोली चलाई, ठीक है, जो अल्लाह दाद की डेथ हुई वो किसकी गोली से हुई, वली शाह की गोली से, है ना। और जो हमीदुल्ला की डेथ हुई, हमीदुल्ला की डेथ हुई, सॉरी हमीदुल्ला की डेथ नहीं हुई, हमीदुल्ला के ऊपर जो गोली चलाई थी वो महबूब शाह ने चलाई थी। तो क्या महबूब शाह को भी वली शाह के मर्डर के लिए प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए क्या? वली शाह जिसकी डेथ हुई, नहीं अल्लाह दाद, सॉरी थोड़ा नेम्स इतने सारे हैं तो कंफ्यूजन हो रहा है। अल्लाह दाद जिसकी डेथ हुई, तो अल्लाह दाद की डेथ के लिए क्या महबूब शाह को भी प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए? क्या ये माना जाए कि वली शाह और महबूब शाह इन दोनों के माइंड में कॉमन इंटेंशन था और इस वजह से, जबकि महबूब शाह की गोली से हमीदुल्ला सिर्फ इंजर्ड हुआ, जिसकी डेथ हुई है वो तो किसी और की गोली से डेथ हुई है, महबूब शाह की गोली से किसी की डेथ नहीं हुई, फिर भी क्या महबूब शाह को फॉर द डेथ प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए? तो फाइनल जजमेंट इसमें यह आया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यहाँ पे ये जो दोनों पर्सन थे, वली शाह और महबूब शाह, ये दोनों जो पर्सन हेल्प के लिए आए थे, इन दोनों के कोई कॉमन इंटेंशन नहीं था, प्री मीटिंग ऑफ माइंड नहीं था, प्रायर अरेंजमेंट ऑफ प्लान नहीं था, प्रायर कोई प्लानिंग नहीं था इनका, ये तो दोनों मदद के लिए आए थे कि भाई हमें हेल्प करना है गुलाम शाह को, और हेल्प करने के लिए उन्होंने दोनों ने अपनी अपनी तरफ से जो भी एक्ट परफॉर्म किया, तो जो जो एक्ट परफॉर्म हुआ सिर्फ उसकी पनिशमेंट मिलेगी। यानी वली शाह को तो मर्डर के लिए प्रोसिक्यूट किया जाएगा, लेकिन महबूब शाह को सिर्फ ग्रीवियस हर्ट के लिए प्रोसिक्यूट किया जाएगा, महबूब शाह को मर्डर के लिए प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा। ये केस था महबूब शाह वर्सेस एम्परर का, जो कि मैंने बताया आपको, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने सिमिलर इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन में डिस्टिंक्शन दिया था, और ऐसा करते हुए महबूब शाह को मर्डर के चार्ज से फ्री कर दिया गया था, एक्वेट कर दिया गया था, महबूब शाह के ऊपर मर्डर के चार्जेस नहीं लगाए गए थे। ये है एक लीडिंग केस लॉ ऑफ महबूब शाह वर्सेस एम्परर का। किसी के माइंड में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट अगर है तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, दोबारा से आप एक बार देख लेना। मैंने बताया ना बहुत सारे नेम्स हैं तो थोड़ा सा बताने में कंफ्यूजन एक क्रिएट हो गया था, बट फिर भी उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और अभी कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ भी सकते हैं। बाकी हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने बेर एक्ट की तरफ। तो सेक्शन 34 और सेक्शन 35 ये दोनों मैंने आपको बताए। और अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लेंगे सेक्शन 40। सेक्शन 40 भी इम्पोर्टेंटली याद रखने वाला सेक्शन है। सेक्शन 40 डिफाइन करता है ऑफेंस को, क्योंकि पूरे इंडियन पिनल कोड में हम पढ़ेंगे क्या, ऑफेंस के लिए ही तो पढ़ रहे हैं, तो ऑफेंस हमें माइंड में क्लियर रहना चाहिए कि ऑफेंस किसे कहा जाता है। सेक्शन 30 नेक्स्ट हम ले रहे हैं, सेक्शन 40 हम नेक्स्ट ले रहे हैं, इसे देखें आप। एक्सेप्ट in the chapters and sections mentioned in clause 2 and clause 3 of this section। तो इस चैप्टर के क्लॉज 2 और क्लॉज 3 में जो बातें कही गई हैं उसके अलावा, ठीक है, द वर्ड ऑफेंस डिनोट्स अ थिंग मेड पनिशेबल बाय दिस कोड। इस इंडियन पिनल कोड में जहां कहीं पे भी कोई ऑफेंस पनिशेबल बाय दिस कोड होगा, कोई भी एक्ट या ओमिशन पनिशेबल बाय दिस कोड होगा, उसे ऑफेंस कहा जाएगा। दोनों ही वर्ड याद रखने, कोई एक्ट या फिर कोई ओमिशन जो पनिशेबल है तो उसे हम ऑफेंस की कैटेगरी में काउंट करेंगे।
और बाकी फिर इसमें कुछ और बातें लिखी गई हैं दैट आर नॉट सो मच इम्पोर्टेंट। एक सेक्शन 34 से रिलेटेड मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है सेक्शन 34 में कभी कोई अमेंडमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर हुआ है तो कब हुआ है? सेक्शन 34 में थोड़ा सा तो आपके माइंड में स्ट्राइक हो रहा होगा कि यहाँ पे जो ये ब्रैकेट बना के 1 लिख रखा है तो अमेंडमेंट तो हुआ है। अगर हुआ है तो कब हुआ है और क्या अमेंडमेंट हुआ है? कभी किसी ने पढ़ा हो, देखा हो इसके बारे में? तो नहीं है किसी के माइंड में ना, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ, इसमें अमेंडमेंट किया गया था 1870 में। 1870 में इस एक्ट में अमेंडमेंट हुआ था, और सॉरी इस सेक्शन में अमेंडमेंट किया गया था, और अमेंडमेंट के थ्रू इसमें ऐड किया था, वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें वर्ड ऐड किए थे अमेंडमेंट के थ्रू, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल। ये वर्ड्स ऐड किए गए थे with the amendment act, with the criminal amendment act of criminal law amendment act of 1870। 1860 में आईपीसी बना था, 1862 में ये अप्लाई हुआ था, एनफोर्स हुआ था, ये हम सब जानते हैं, याद है हम सबको। 1870 में 1870 में ही इसमें अमेंडमेंट हुआ था, और उस अमेंडमेंट में ये सेंटेंस इसमें जोड़ा। उससे पहले क्या था? व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्संस, ईच ऑफ सच पर्सन इज लायबल फॉर दैट एक्ट। इस तरह से था। ये जो मैंने अंडरलाइन किया रेड कलर से, इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, ये ऐड किया था 1870 के अमेंडमेंट के थ्रू। ये इंपॉर्टेंट बात है थोड़ा सा, क्योंकि सेक्शन इंपॉर्टेंट है तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। कभी अगर आप इंटरव्यू में भी ये चीज़ बताते हैं ना, सेक्शन 34 को डिफाइन करते समय, एक्सप्लेन करते समय, तो बहुत अच्छा इंप्रेशन आपका एक पड़ेगा कि ये अच्छा अमेंडमेंट आपके नॉलेज में है कि कॉमन इंटेंशन वर्ड जो है वो अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था इस सेक्शन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम कुछ और सेक्शंस को देखते हैं। सेक्शन 40 मैंने आपको बताया जो ऑफेंस को डिफाइन करता है। सेक्शन 41 और 42 इंपॉर्टेंट बात है। आप सब जानते हैं कि जो लॉ है वो 4 तरह के क्लासिफिकेशन उसके किए जाते हैं। एक होता है जनरल लॉ, जनरल लॉ जैसे कि आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी जनरल लॉ है, ठीक है। फिर होता है एक जो कि स्पेशल लॉ, फिर एक होता है लोकल लॉ, ठीक है। तो कौन है, देन सब्सटेंटिव लॉ, प्रोसीजरल लॉ, वो सारी चीजें भी हमारा एक रहता है ना। तो स्पेशल लॉ और लोकल लॉ अक्सर ये आता है कि कहाँ पे डिफाइन किया गया है, तो वो डिफाइन किया सेक्शन 41 और सेक्शन 42 में। स्पेशल लॉ का मतलब है अ स्पेशल लॉ इज अ लॉ एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जाम्पल जैसे अगर हम लेना चाहें, जैसे पॉक्सो, पॉक्सो एक्ट जो है वो किसके लिए बना है? वो पर्टिकुलरली प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए बना है। या फिर हम ले लें जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, तो वो किसके लिए बना है? वो पर्टिकुलरली वुमेन के लिए बना है। तो ये क्या हो गया? ये स्पेशल हो गया। एक हो गया अपना SC/ST एक्ट, तो वो क्या है? स्पेशल सब्जेक्ट के लिए, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए बना है, तो वो हो जाता है स्पेशल लॉ। और सेक्शन 42 वो लोकल लॉ बताता है। लोकल लॉ इज अ लॉ एप्लीकेबल ओनली टू अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया। जैसे राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट सिर्फ राजस्थान में एप्लीकेबल होगा। म्यूनिसिपल एक्ट पर्टिकुलर एरिया में एप्लीकेबल होगा। रेंट कंट्रोल एक्ट सभी स्टेट्स के अलग अलग होते हैं, है ना। तो वो पर्टिकुलर लोकल एरिया पे एप्लीकेबल हो रहा है, होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई नहीं हो रहा है। तो ये स्पेशल लॉ और लोकल लॉ की डेफिनेशन जो है सेक्शन 41 42, ये भी आप लोगों को नॉलेज में रहना चाहिए। इसके बाद में एक देखें सेक्शन 44, इंजरी। इंजरी किसको कहते हैं? द वर्ड इंजरी डिनोट्स एनी हार्म वॉट एवर इलीगली कॉज टू एनी पर्सन। यानी कि कोई भी हार्म अगर किसी पर्सन को कॉज किया गया। अभी हार्म जो है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंटली बात आ जाती है कि हार्म किस तरह का हार्म। क्या आपने बॉडी का हार्म किया है, या आपने किसी की रेपुटेशन पे हार्म किया है, या आपने किसी की इमेज को हार्म किया है, माइंड पे हार्म किया है। माइंड का यानी कि जिसको हम कह सकते हैं कि मेंटल टॉर्चर, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, या फिर किसी प्रॉपर्टी को हार्म किया, वो सभी कुछ इसमें आ रहा है।
तो कोई भी हार्म आपने अगर किया है, इलीगल मैनर में हार्म किया है, तो वो सब इंजरी में आएगा। चाहे वो हार्म आपने किसी की बॉडी को किया यानी चोट लगाई किसी को, किसी के माइंड को किया यानी किसी को आपने मेंटली हैरेस किया, किसी की रेपुटेशन को हार्म किया यानी किसी को अपशब्द कहा और उसकी वजह से उसकी रेपुटेशन हार्म हो रही है, डिफामेशन जो हो रहा है, या फिर किसी की प्रॉपर्टी को आपने डिस्ट्रॉय वगैरह किया, हार्म किया, वो सभी चीज़ें इंजरी में कवर हो जाती हैं। ये सेक्शन 44। तो यहाँ तक हम अपनी क्लास को आज बस यहीं सम अप करते हैं, और मुझे उम्मीद है जो भी पॉइंट्स मैंने टच किए आप लोगों के माइंड में अच्छे से क्लियर हो पाए होंगे। आज की क्लास में हमने सेक्शन 34, सेक्शन 35, 40, 41, 42 और 44 को कवर किया, डिस्कस किया। शाम को हम मिलेंगे 10 बजे सीआरपीसी के लिए, और तब तक आप लोग इन सेक्शंस को दोबारा से एक बार रिवाइज कीजिए, और कोई भी कन्फ्यूजन को डाउट लगता है तो ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं।